आज हम पढ़ने जा रहे हैं चरक सूत्र स्थान का 14th चैप्टर। नाम क्या है? स्वेदन अध्याय। 13th चैप्टर क्या था? स्नेहन अध्याय। तो स्नेहन के बाद स्वेदन आता है। हमारे पूर्व कर्म में भी हम क्या कराते हैं? प्रैक्टिकली पंचकर्म से पहले पहले स्नेहन कराते हैं, देन स्वेदन कराते हैं। स्नेहन की सारी डिटेल्स आचार्य ने कहाँ पर कौन से क्वेश्चन पूछे, किसका क्या पर्याय है, क्या ऋतु में क्या इंडिकेटेड है, किसके साथ सारी चीजें होती है, वो हम क्लियर कर चुके हैं। अब इसके बाद आपको स्वेदन में भी कौन सी डिफिकल्टीज आ सकते हैं, कहाँ से मेजर पॉइंट्स बनते हैं, क्या मार्किंग्स होती है, कहाँ कहाँ कंफ्यूजन होते हैं, कौन से दोषों पे क्या काम होता है, प्रैक्टिकली इसको कैसे समझा जा सकता है, मिनिमम चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं विथ मैक्सिमम एफर्ट्स। अपनी संहिता खोलो। चैप्टर मैं हमेशा कहती हूँ आपको, अपनी संहिता खोलकर ही पढ़ो। मैं बोल रही हूँ, मैं आपको मार्किंग्स दूंगी, सारी आपको चीजें क्लियर करते चलूंगी, बस आप अपना नजर जो है ना एक बार अपनी संहिता की ओर खोलो। एज यूजुअल यही चीज बोलूंगी कि संहिता को ही, अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताती हूँ, मेरी संहिता पे भी मैंने लिख लिख कर रखा है। मैं चाहती तो मैं पीडीएफ बना सकती हूँ। पीडीएफ बनाऊंगी तो क्या देखेंगे आप? पहले पीडीएफ में देखेंगे, देन संहिता, पीडीएफ देन संहिता। इसलिए मैं ऑडियो प्रेफर कर रही हूँ कि ऑडियो देखिए। आपका पूरे टाइम मैं बोलती रहूंगी, ध्यान हमेशा, आंखें गड़ी होनी चाहिए अपनी संहिता के ऊपर। तो चलो, अभी तक जैसे हम अच्छे तरीके से पढ़ते आ रहे हैं उसी तरीके से ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, स्वेदन अध्याय पहले क्या है, जो हमने लास्ट श्लोका पढ़ा था स्वेदन अध्याय का, उसमें स्नेहन अध्याय का, उसमें क्या था? स्नेहन आग्र्यम प्रयुज्यतम। स्नेहन हम क्या कराते हैं? पहले कराते हैं। किसके? स्वेदन से। उसके बाद तो वही चीज अब हम पढ़ेंगे। पहले हमने स्नेहन पढ़ दिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्वेदन अध्याय। अगर कोई चीज कर्म है, कोई कर्म है, तो किस दोषों पे पहले काम करता है, पहले तो वो चीज क्लियर होनी चाहिए। हमारा वातपित्त कफ इज द ओनली पिलर। तो श्लोका नंबर 3 पे आओ। माफ करो, शम्यति गदा वात कफात्मक। इसका मतलब क्या है? ये जो क्रिया है, जो स्वेदन क्रिया है, वो किस दोषों पर काम करती है? वो करती है वात और कफ दोषों से होने वाले रोगों को शमन करती है। विमर्श में भी लिखा है वात श्लेष्माणी वाते व कफे व स्वेदिष्यते। मतलब वात शीतल होता है और स्वेदन क्या होता है? उष्ण होता है। अतः जो चीज गर्म है और जो चीज ठंडी है वो उसको कम करेगा। अब भाई बात आ गई कि कफ को कैसे शमन करता है, क्योंकि कफ सौम्य है और स्वेदन जो है वो अग्नेय है, इसका ये गुण यहाँ पर काम करेगा। तो इस तरीके से ये हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने हमेशा सुना होगा कि चरक सूत्र 25 में जहां अग्र द्रव्यों का वर्णन है, वहां के क्या यूज करा गया है? स्वेदो मार्दव कराणाम, मतलब मृदुता के लिए मेनली जो स्वेदन होता है वो यूज करते हैं। चलो श्लोका नंबर 4 पे आओ। क्या लिखा है? स्नेह पूर्व प्रयुक्तेन। स्नेह क्रिया करने के पहले हमें स्वेदन क्रिया से वात दोष दूर कर लेने पर मल, मूत्र, शुक्र ये शरीर में किसी प्रकार रुकते नहीं है। मैंने आपको ये वर्ड बोला, मार्दव करणम, मतलब मृदुता, मतलब सॉफ्टनिंग करता है। अब किन चीजों की सॉफ्टनिंग कर रहा है? स्किन की भी कर रहा है, लेकिन मल की भी कर रहा है, मूत्र की कर रहा है, पुरीश की कर रहा है। हम मेन हमारा क्या है? बॉडी का संशोधन कराना है। बॉडी का संशोधन कराने के लिए हमें दोषों को, मलों को इस तरीके की कंडीशन बनाना है कि फटाक से बाहर निकल जाए, किसी भी तरीके से कहीं रुकावट ना आए, इतनी मुलायम हो जाए पाथवे, इतना स्मूथ हो जाए कि वो दोष निकल जाए। तो इस तरीके से हमारे जो पुरीश है, मूत्र है और जो रेतस है वो कहीं रुके ना, और इसके लिए हम ये कर्म करेंगे। श्लोका नंबर 5 में आओ। वहां पर बहुत अच्छी एक उपमा दी गई है स्वेदन की प्रशंसा करते समय कि जो सूखी लकड़ी है उसको हम मोड़ेंगे तोड़ेंगे तो मोड़ेंगे तो टूट जाएगी, लेकिन अगर उसका भी हमने स्नेहन स्वेदन कर दिया तो हम इच्छा अनुसार उसको घुमा कर लचीला बना सकते हैं। और ये चीज हमारे शरीर में अगर करनी हो तो उसके लिए हमें स्वेदन करना अनिवार्य है। स्नेहन स्वेदन की कितनी बड़ी महिमा है ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। असफल स्वेदन के मतलब, अब ये चीज समझो कि हमें कोई कर्म करने जाना है तो उसके लिए मेरे को जगह चाहिए, टाइम चाहिए, पर्सन चाहिए। तो वैसा ही हमारा यहाँ होने वाला है। श्लोका नंबर 6 का फर्स्ट वर्ड देखो, रोग होना चाहिए, ऋतु होना चाहिए, व्याधि होना चाहिए। इनका क्या करना है? रोग का, ऋतु का, व्याधि अपेक्षिणो, इनका अपेक्षा करना है। इस सारी चीजों को देखकर ही हम स्वेदन करेंगे। ठीक है,
श्लोका नंबर 8 पे आओ। श्लोका नंबर 8 में उसने बताया है कि कौन सा हमारे शरीर में कब किस स्वेद की अधिकता है, कब कौन सा करना चाहिए, वो दोषों पे और शरीर के आमाशय पक्वाशय पर डिपेंड करती है। देखो, अगर वात बढ़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, स्निग्ध स्वेदन कराएंगे। अगर पित्त की तो यहाँ बात ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि कौन से दोषों पे काम करने वाला है। कफ की आती है, तो कफ, अगर कफज रोग है तो रुक्ष स्वेदन करते हैं, और स्निग्ध और रुक्ष दोनों हुआ तो क्या करेंगे, वात कफ हुआ ना। फिर अगर एक चीज है तो उसके अपोजिट। अगर वही श्लोक नंबर 9 पे जब आते हैं, पित्त क्रियाओं में अवगाह और परिषेक, ऐसा वाग्भट ने बताया है ना पित्तज में। यहाँ तो आचार्य चरक ने सिर्फ वात और कफ का ही वर्णन किया है। और फिर उस पे आते हैं श्लोका नंबर 9 पे। श्लोका नंबर 9 बोल रहे हैं, अमाशे गते वाते कफे पक्वाशे स्थिते, अर्थात यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर जो कुपित हुआ वात है वो कहाँ गया, अमाशय में गया। और अब आप बोलोगे कि कुपित वात है तो आपको तो पहले स्निग्ध स्वेदन कराना चाहिए। ना 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 ना, यही गलती होती है, क्योंकि वो आमाशय में गया, जिसके घर जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चीजें होनी। आमाशय किसका स्थान है, कफ का स्थान है, तो कफ वाला हमें करना है, मतलब हमें कफ की मेजोरिटी समझना है। आमाशय में कुपित वात है, लेकिन कहाँ है वो, आमाशय में है, तो स्थान के अकॉर्डिंग चीज चिकित्सा करनी है। तो रुक्ष स्वेदन कराएंगे, उसके बाद स्निग्ध स्वेदन कराएंगे। पक्वाशय में अगर कफ है तो घर किसका है, पक्वाशय का, तो स्निग्ध स्वेदन कराएंगे और फिर रुक्ष स्वेदन कराएंगे। श्लोका नंबर 9 क्लियर। अब आते हैं कि अंग अनुसार, पहले हमने पढ़ लिया दोषानुसार, फिर स्थान अनुसार, अब अंग अनुसार कहां पर कितनी मात्रा में कैसा स्वेदन कराने का वर्णन है। समझते चलो, अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं आई कि आपको रटने की जरूरत पड़ी ना, आगे भी नहीं पड़ेगी, बस पढ़ते चलो। ठीक है, आगे क्या लिखा है, कौन कौन से स्थान, हर स्थान तो इतना कंपैटिबल नहीं होता कि उसकी उष्णता को सहन कर सके। तो क्या स्थान जो हमारे वृषण है, हृदय है, दृष्टि है अर्थात नेत्र है, वो स्वेदन वहां नहीं करो भैया। और कहाँ मृदु स्वेदन करना चाहिए, कहाँ मध्यम स्वेदन करना चाहिए, ये बात देखनी। वैसे तो तुम मत करो, ठीक है, इन स्थानों पर। अगर करना ही है तो आप मृदु स्वेद करोगे, कितनी आवश्यकता पड़ गई आपको वृषण पर, हृदय में, अगर दृष्टि में करने की, वहां पर मृदु स्वेदन होगा। आते हैं वंक्षण पर, तो वंक्षण पर मध्यम स्वेदन के लिए बोला गया है, और अतिरिक्त स्थानों में रोग और अवस्था के अनुसार हमें करना है। अब बात आई कि भाई वंक्षण बोल दिया आपने, वृषण बोल दिया, वृषण और वंक्षण में तो कंफ्यूजन नहीं है ना, चीजें क्लियर है, कौन सा ग्रोइन है, रीजन। अब यहाँ पर मतभेद आता है हमारे आचार्य वाग्भट का, जहां पर इन्हें मध्यम बोला है वहीं वाग्भट ने मृदु या स्वल्प वर्ड यूज किया है। वृषण, हृदय व नेत्र में स्वल्प स्वेद कराना चाहिए, और अल्प कहाँ कराएंगे, वृषण पे। ये सारी चीजें क्लियर है। देखो, एक कंपैरेटिव पॉइंट ले लिया कि चलो जब वाग्भट आएगी तब हमें पता है कि ये चीज है अलग है। वाग्भट ने यहाँ पर अल्प स्वेद बोल दिया है। अब सम्यक स्वेदन के लक्षण पे भी आते हैं। यहाँ पर सम्यक स्वेदन के क्या से लक्षण है, सम्यक स्वेदन के लक्षण पे आ जाओ, श्लोका नंबर 13। सम्यक स्वेदन मतलब शीत। अब देखो, कोई भी चीज मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाई थी कि अगर जो हमारा उद्देश्य है उसके पीछे, कि हम ये कर्म कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, वो समाप्त हो गया, रोग समाप्त हो गया, शूल समाप्त हो गया, किसी भी तरीके से जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति होना ही सम्यक स्वेदन के लक्षण है। तो जब हमारा शीत उष्णता है तो ऑब्वियसली शीतता वहां होगी। जब शीतता खत्म हो जाए, शूलता की शांति हो जाती है, जड़ता की शरीर में, स्तब्धता गौरवता का निग्रह हो जाता है, उस स्थान पर तब मृदुता आ जाती है, पसीना आने लग जाता है, तब कौन सी कंडीशन हो जाएगी, वो हमारी सम्यक स्वेदन की लक्षण हो जाएंगे। याद करने की जरूरत है क्या, जो डिजायर्ड चीज है, शूल खत्म नहीं हुआ तो क्या सम्यक चीजें होगी, ठीक है। गौरवता हो जाती है, जब हमें इमेजिन अ प्रैक्टिकल कंडीशन कि हम कब बोलते हैं कि आपको स्वेदन कराना चाहिए, जब वहां स्टिफनेस हो जाए, कोई भी चीज का भारीपन हो जाए, एक्सेसिव दर्द हो रहा हो, तो यही सारी चीजें हो जाएगी। अब नेक्स्ट श्लोका में आओ। श्लोका में लिखा है स्वेदन के अतियोग के लक्षण। अब वो चीज गर्म है, पित्त में यूज नहीं हो रही है, वात और कफ में यूज हो रही है,
तो पित्त ऑब्वियसली प्रकोपित हो जाएगा अगर ज्यादा हुई तो पित्त का प्रकोप हमें स्वेदन के अति योग में मिलेगा। पित्त के प्रकोप के जो जो लक्षण होते हैं, मूर्छा होती है, तृष्णा होती है, दाह होती है, ठीक है, पसीनों का अधिक आना हो जाता है, शरीर में दुर्बलता हो जाती है, स्वर तथा अंगों में दुर्बलता, ये सारे लक्षण हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, सारे प्रैक्टिकल हैं। वो कहाँ देखने को मिलेंगे हमें? हमें ये देखने को मिलेंगे स्वेदन के अति योग में। सेम देखो, विमर्श अगर आते हैं तो विमर्श में भी वही चीजें लिखी हैं जो अभी तक हमने पढ़ी हैं, स्पेसिफिक नहीं है। अब हमने स्वेदन के अति योग के लक्षण देख लिए कि पित्त प्रकोपित होने वाले लक्षण है। अब उसकी चिकित्सा भी देख लेते हैं। तो आचार्य चरक ने बहुत इजीली यहाँ पे बोल दिया कि पित्त का प्रकोप हमें ग्रीष्म ऋतु में भी देखने को मिलता है। तो ग्रीष्म ऋतुचर्या में जो लक्षण बोले, जैसे मधुर, स्निग्ध, इमेजिन कि आपको लू लग गई हो तो आप क्या करते हैं, मधुर मधुर चीजें, स्निग्ध, शीतल आहार विहार देंगे, आहार भी और विहार भी, वही चीजें बताई है। अब इसकी जब विमर्श में आते हैं तो डिफरेंट आचार्यों ने स्वेदन के प्रकोप होने पर क्या क्या उपचार बोले। सुश्रुत की बात करते हैं, जब चरक के बाद हम सुश्रुत की बात करेंगे तो सुश्रुत जी बोलते हैं कि सुश्रुत और सारंग बोलते हैं शीत उपचार करना चाहिए। अल्टीमेटली बात तो वही ना, ग्रीष्म में भी हम शीत उपचार कर रहे हैं, मधु शीतल स्निग्ध चीजों से क्या हो रहा है, शीत उपचार हो रहा है। वर्डिंग अलग है। काश्यप क्या बोलते हैं, विसर्ग समान चिकित्सा करना। यही हमारा गोविंद पारिक का पॉइंट आ जाता है कि विसर्ग के समान चिकित्सा किस आचार्य ने बोली है स्वेदन के अति योग होने पर, तो आचार्य काश्यप ने बोली है। बागभट बोलते हैं स्तंभन कराना, क्योंकि स्वेदन की क्या कंडीशन है, बहने लग गया है, सब चीज बह रही है। तो देखो 1 2 3 4 5 5th लाइन पे मिलता है, बागभट ने स्वेदन के अतियोग होने पर स्तंभन कराना बताया है। वहां पर स्वेदन और स्तंभन इन दोनों में अंतर बताते हुए लिखा है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई, हमारी विमर्श के पॉइंट्स भी हो गए, कंपैरेटिव के पॉइंट्स भी होते हैं। अब स्वेदन के अयोग हो गया, अतियोग के लक्षण देख लिया, अतियोग की चिकित्सा देख ली, सम्यक योग के लक्षण देख लिए। अब चलते हैं कि अयोग, रोगी और रोग, ठीक है, किसे हमें नहीं कराना, इसमें कुछ चीज मार्क करेंगे। जैसे पहला है प्रतिदिन कषाय सेवन कराने वाले पे, देखो कषाय, मद्य, नित्या, गर्भिणी को हम नहीं कराते। जिसमें भी पित्त की प्रधानता होती है, पित्तज दोष होता है, वहां नहीं कराना है। चाहे फिर रक्त पित्त हो, तिमिर हो, स्थूलता हो, मधुमेह, देखो मधुमेह में भी स्वेदन वर्जित है ना, क्योंकि क्लेदता बढ़ जाती है। पित्तज में हिनाम, स्थूलता, लोग सोचते हैं कि मोटे आदमी में तो स्वेदन कराना चाहिए, पर वहां क्लेदन अत्यधिक बढ़ जाता है जो अधिक मोटे हो। तो श्लोका नंबर 17 में क्या मिलता है, स्थूलता, स्थूलता मिलती है हमको। उसके बाद जिसका संज्ञा नाश है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैसी उसकी कंडीशन पहुंच गई है, तो जिसका नष्ट संज्ञा नाम मिल रहा है ना, नष्ट संज्ञा नाम। फिर देखो जब हमारा हर्निया हो जाता है, गुदभ्रंश हो जाता है, उसकी कंडीशन में विषमद, ये सारे सारी कंडीशन में पित्त की जो प्रधानता रहती है। वात रक्त में, दुर्बलता, अति विशुष्कता में, क्षीण में, तिमिर में, ये सारी कंडीशन में हमें नहीं कराना है स्वेदन हमारा। और कौन कौन से एक्स्ट्रा रोग आचार्य बागभट बोलते हैं, तो तिमिर रोग, विसर्प, कुष्ठ, शोष, आढ़्य रोगी, आढ़्य यानी वातरक्ति हो गया हमारा, छुत, तृष्णा, कामला, पांडु, मेही, ये सारी चीजें हो जाएगी। तब हमें जो हमारा है स्वेदन के इन रोगों में हम पेशेंट को स्वेदन नहीं कराएंगे। अब हमने ये देख लिया कि किसी नहीं कराते हैं तो किसमें कराते हैं। अब जिस रोगों में हमने देखा वात और कफज प्रधान होते हैं तो वही है, याद करने वाला ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं। प्रतिशाय, कास, हिक्का, श्वास, पूछा क्या जा सकता है, पूछा जा सकता है मूत्राघात, मूत्रच, ये हाईलाइट करेंगे। मूत्राघात सेकंड श्लोका नंबर 21 में, श्लोका नंबर 22 में मूत्रच, ग्रदसी, ठीक है, पादशोष, उरु, जानू, जहां भी वेदना है, वातज प्रभानता है, वहां हो जाएगा। ये बस इतनी सी चीजें हमें मार्क करनी है। ग्रदसी, स्तंभता, संकोच, खल्ली, वात कंटक इत्यादि जो समस्त वात और कफज विकार है वो हमें याद रखने हैं। बाद जब श्लोका नंबर 25 पे आते हैं, 25-26 में पिंड स्वेद के द्रव दिए हैं, ठीक है। पिंड स्वेद जब हमें करना है तो उसमें किन चीजों से करेंगे हम, तिल, उड़द, कुल्थी, आम्ल, घृत, सिर्फ पढ़ लो है ना। इसे स्पेसिफिक तो मैंने, जैसे तिल, उड़द, पिंड, पिंड मतलब गोला बनाना है, गोला उड़द के आटे से बनाता है, उसमें बिना तेल के हमारा स्वेदन हो सकता है, और वातजन्य विकारों में इसको हम यूज करते हैं। इसकी विमर्श में स्वेदन की जहाँ विधि लिखा है उसमें चरक, सुश्रुत और वाग्भट, हमें इतना नंबर तो पता होना चाहिए ना, मेन चीजें कि किसने कितने माने। तो आचार्य चरक कितने मानते हैं, दो प्रकार से उन्हें स्वेदन को डिवाइड कर दिया, एक स अग्नि और एक निर अग्नि।
स अग्नि का मतलब है जिसमें फायर लग रही है, हमें किसी भी तरीके से हो, फायर होनी चाहिए। निरग्नि मतलब फायर तो है नहीं, उसको छोड़ के सारी चीजें हो जाए, व्यायाम, भूख, सारी चीजें हम देखेंगे 10 के बाद। काश्यप आचार्य क्या बोलते हैं, काश्यप बोलते हैं 8। ठीक है, 8 प्रकार के स्वेदन का वर्णन करा। चरक और सुश्रुत ने ब्रॉडली इसको 4 प्रकार में डिवाइड कर दिया, तप स्वेद, उष्ण स्वेद, उपनाह स्वेद और द्रव स्वेद। विमर्श की 3 नंबर की लाइन में मिल जाएगा। तप में कौन कौन थे, और देखो अब इनने बोले 13, इनने बोले 4, कैसे होगा, उन चारों को में इन 13 जो स्वेदन बताए आचार्य चरक के सागरी, वो समाहित हो जाएंगे। जैसे उपनाह शोध को ही पोटली स्वेद बोल दिया, पोटली सामान्य भाषा में बांधना हो जाता है जहां भी शोध रहता है। द्रव स्वेद क्या है, क्योंकि बहुत सारी जैसे लिगामेंट इंजरी वगैरह में हम स्वेदन कितना इंपॉर्टेंट होता है वो हमें पता है। अब आते हैं प्रस्तर। प्रस्तर यानी प्रेस, याद रख सकते हैं, प्रस्तर प्रेस स्वेद। तो उसमें दोष, रोग और मनुष्य के बल के अनुसार ऊपर बताए गए प्रस्तर स्वेद में ये सारी चीजें देखनी है। फिर नाड़ी स्वेद के द्रव है, अल्टीमेटली यहाँ द्रव पूछे गए। जब भी आप फॉर्मुलेशन पे जाते हैं, प्रैक्टिस में जाते हैं, तो प्रैक्टिस में फॉर्मुलेशन भी, फॉर्मुलेशन कहाँ मिलेगा, फॉर्मुलेशन के द्रव आपको यहाँ से मिलेंगे। क्वेश्चन यहाँ से वो इंटरव्यू बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ग्राम्य अनुपदक, अब कहाँ की चीजें आपको लेनी, इतना भी स्पेसिफिक मिलता है कि ग्राम्य अनुपमास और जलीय जीवों का मांस, दूध, बकरी का सिर, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है। स्वेदन के लिए क्या यूज करना, मेनली हमारे लिए ड्रग्स जो हम यूज करते हैं, देश काल विभागेशु युक्ति अपेक्षित विभक्तो, ये सारी चीजें हम यूज करते चलेंगे। मेन हमारे दोष हैं, दोष के अनुसार ही हमें चीजें लेकर चलनी है। ठीक है, अब सअग्नि स्वेद जो हमारे 13 होते हैं वो एक एक करके देखते हैं। संकर स्वेद से चीजें स्टार्ट होती है। हाँ, उससे पहले ये देखो उपनाह बांधने की विधि, इस पे क्वेश्चन देखा है, आते हैं। उपनाह बांधने की विधि मतलब बांधना है हमें, तो सुबह बांधेंगे तो शाम को खोलेंगे, शाम को बांधेंगे तो अगली सुबह खोलेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं रखेंगे। रात्रो बंधो दिवा मुक्ते, ठीक है, और दिन में बांधा है तो रात में, अगर नहीं खोला तो क्या होगा, विदाह परिहार अर्था, इससे क्या हो जाएगा, ऐसा करने से दाह उत्पन्न नहीं होती है, और अगर ऐसा कर लिया तो दाह उत्पन्न हो जाएगी। नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो रक्त में दाह उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, दिन में बांधा है रात में, तो उपनाह बांधने का नियम यहाँ से श्लोका नंबर 38 इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब 13 प्रकार के देखो, नाम याद रख सको तो बेस्ट चीज है, इसको सब पढ़ दो बस। शंकर प्रस्तर नाड़ी, परिषेक अवगाहत, जनता कशमंदन करचू, ऊटी भूकुंभी, केवाच कूपो होलाक इति एते स्वेदन इति त्रयोदशः। सिर्फ ऐसा पढ़ोगे ना 2-3-4 बार तो याद हो जाएगा, मतलब एक एक बोलते से दूसरा याद आएगा। शंकर प्रस्तर नाड़ी, परिषेक अवगाहत, जनताक, अश्मग्न, करचूर कोटि। देखो इतना कुछ स्पेसिफिक नाम है नहीं, ठीक है, कि तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा किसी भी क्वेश्चन में इनमें से कौन सा नहीं बताया है। ठीक है, और ये अगर मान एक्सट्रीम से एक्सट्रीम ये नंबर से क्वेश्चन आया तो ये नाम से यही आएगा, और वो भी अगर आपने 2-3 बार शंकर प्रस्तर नाड़ी, परिषेक अवगाहत, जनताक, अश्मग्न, करचूर ऐसे बोलने की आदत कर ली तो वो भी नहीं होगा, फारेस्ट ऑफ द कंडीशन। अब चलते शंकर, शंकर जी, शंकर स्वेद, शंकर याद आते हैं हमें। ठीक है, शंकर स्वेद में हमें याद रखना है कि वो वातज कफच, वात कफच हो जाए, वात कफच स्वेदन ही में आता है मेनली ये 3 बार। उसमें इन्होंने बोल दिया कैसे करेंगे, मेन चीज होती है कि कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे, तो इसको पिंड स्वेद की ही संज्ञा तुम उसको दे दो, तो क्या बोला गया है, पिंड स्वेद बोला गया है पहली लाइन में। और इसमें ये भी लिखा है वस्त्र, मतलब हम वस्त्र बांध रहे हैं, दैट इज ओनली शंकर पिंड से। पिंड स्वेद को शंकर स्वेद कहते हैं, और इसके क्या होते हैं, 7 आश्रय होते हैं, 7 आश्रय, दोनों चीज लिखो। पिंड स्वेद को शंकर स्वेद, पहला वर्ड यहाँ पर श्लोका नंबर 41 में मिल जाता है पिंड। वस्त्र इसके अंदर हम बांधते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें लेते चलेंगे, पहला वस्त्र, दूसरा पिंड, तीसरा 7 आशय। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रस्तर, प्रस्तर से प्रेस बोलती हूँ, प्रस्तर को प्रेस स्वेद। प्रेस किससे कर रहे हैं, सूक धान, शमी धान, पुलाक, पयस्या, ऐसे इमेजिन करना है। ठीक है, कि वहां सूक प्रेस प्रस्तर याद है तो गरम गरम कृष्णा इसमें लेनी है, पयस्या, वैश्वार, कृष्णा, ये सारी चीजों से जब हम कर रहे हैं तो होता है प्रस्तर स्वेद। सारे द्रव लिए जो हमने पढ़े, सूख, समी, पुल को उनको बिछा देना है। प्रस्तर बिस्तर भी बोल सकते हो, मैं प्रेस बोलती हूँ। ठीक है,
का बेड बना देना इन सारी चीजों, उसके ऊपर एक लेयरिंग करनी, लेयरिंग का, वस्त्र की कर दो, चपत्र की रख दो, उसके ऊपर इंसान को रख दो, इंसान का वो पार्ट रख दो जिसका स्वेदन कराना, उसके ऊपर से डाल दो कंबल, हो जाएगा उसका स्वेदन। कोई डिफिकल्टी है क्या? नहीं। तो हॉट बेड स्वीडेशन बोलते हैं। बेड, बेड काय का बना रहे हैं हम, मेडिकेटेड बेड बना रहे हैं ना उसको, उसको बोल रहे सो जाओ, उसके ऊपर हम डाल दे रहे पत्ते, जिसकी वजह से उसका हो जाएगा पर्टिकुलर अंग का स्वेदन। अब चलते हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज नाड़ी छेद। इसमें उसकी आकृति इंपॉर्टेंट है, उसकी लंबाई, उसका स्वरूप, तीन मेन चीज देखेंगे। आकृति कैसे हो रही है, एक नाड़ी है, नाड़ी स्वेदन देखो, अगर नहीं देखा है तो एक बार अपनी पंचकर्म वाली ओपीडी में जाके देखना कि वहां पे पंचकर्म स्टाफ कैसे नाड़ी स्वेद कराता है, क्योंकि वो डायरेक्ट वो नली से, नाड़ी नली, नली से क्या उसकी आकृति कैसी रहती है। यहाँ पर वर्ड यूज किया है, तीसरे लाइन में आओ, ये लिखा है गज अग्र हस्त, का मतलब क्या होता है कि हाथी की सूंड की तरह उतार चढ़ाव वाली होती है। गज यानी हाथी की सूंड की तरह कैसी होती है, उतार चढ़ाव वाली होती है। उसकी लंबाई कितनी होती है, यहाँ उसके आगे वाली लाइन में ये लिखा है। वय, कितनी वय है उसकी, एक वय या आधी वय, ठीक है। वयम दीर्घाया और अर्ध, तो उसने ये बोल दिया एक है या तो उसकी वय आधी है, डेढ़ नहीं बोला, एक है या आधी है। और मूल भाग, मूल और अग्र पे से भी इसके बहुत क्वेश्चन है ना, सेम आगे ले ये कंटिन्यूस में ना। मूल भाग, मूल मतलब जहां से चीजें डाल रहे हैं, तो वो 1/4 रहेगा, और अग्र भाग दैट इज पॉइंटेड पार्ट वो रहेगा 1/8। मूल मोटा है, मूल कैसा है, मोटा है, 1/4 मोटा होता है, 1/8 कम होता है। तो आकृति क्लियर हो गई, हाथी का सूंड इमेजिन करेंगे, हाथी की सूंड आगे वो पतली रहती है, पीछे का भाग मोटा रहता है, तो अग्र भाग में हो जाएगा 1/8, पीछे के भाग में हो जाएगा 1/4। कितनी लंबी है, एक वय या आधी वय लंबी है। अब उसका स्वरूप, उसका स्वरूप से क्या समझना है, 2/3 भाग में टेढ़ी घुमावदार बनी रहती है, ठीक है। यहाँ पे लवण, इसने भी इसमें वर्ड हाईलाइट करना, एक क्वेश्चन था उसमें आया था, क्योंकि क्वेश्चंस, अगर आप क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हो तो इसका ह्यूज रिक्वेस्ट कि मैं जब तक क्वेश्चन लगाऊं वो तो लगवाऊंगी। आप कोई भी आपका सब्सक्रिप्शन ले लो, सस्ता से सस्ता ले लो, क्वेश्चन सभी देते हैं। अगर आप किसी कोचिंग पे हाईलाइट हो, मैटर कलेक्ट करना, टेलीग्राम में बहुत सारे चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन है, वहां से अटेंड कर सकते हो। और अगर आप बोलोगे तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगी कि कहाँ से आपको क्वेश्चन लगाना चाहिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन कहाँ दिया, पुराना क्वेश्चन लगा दो, बस एक बार आंखों के नीचे से गुजर जाए चीजें, फिर याद रहना, सबकॉन्शियस में पड़ा रहता है, फिर उस पेपर में आप तुक्का भी लगाओगे ना तो वो भी सही होगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। इस तीन ही चीजें हमें याद रखना, आकृति, लंबाई और उसका स्वरूप। हिंदी में वही सारी चीजें लिखी, क्योंकि हिंदी से पढ़ के मैंने पॉइंटर्स बना दिए इससे। अब एक हस्त क्या होता है ये पता है ना, एक राजहस्त क्या होता है, एक अर्तनी क्या होती है, एक वय क्या होती है, सारी चीजें क्लियर है ना। बताओ, एक वय लिख लो, 3.5 हाथ होती है एक वय, दैट इज 84 अंगुल। एक हस्त क्या होता है, एक हाथ होता है 24 अंगुल, एक अर्तनी होता है 22 अंगुल, एक राजहस्त होता है 26 अंगुल, ठीक है। ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा मान भी पड़ते हैं ना, है ना, ताकि चीजें एकदम बाउंस आउट ना हो जाए सिर के ऊपर से। अब पढ़ते हैं परिषेक। परिषेक का मतलब क्या होता है, हमको पता है, परिषेक मतलब किसी को नहला दिया तुम, ये समझ लो, किसी को अच्छे से नहला दिया तुम। अब अच्छे से नहाते कहा है, शावर से नहला दो। यहाँ पे आप इमेजिन करो शावर, शावर में क्या होता है, मेन चीज होती है छन्नी, छन्नी से एक एक छन्नी से पानी आता है, उसको क्या बोलते हैं, बहुत सारे जिसमें छिद्र छिद्र है उसको बोलते हैं वर्षुलिका। वर्षुलिका 1000 छिद्र वाला बड़ा, उसको फुहारा बर्तन वाला हो जाता है, वर्षुलिका बोलते हैं, कुंभी वर्षुलिका, बस इतना ही समझना है यहाँ पर कि वर्षुलिका से उसको कराते हैं। क्वास का फव्वारा आ रहा है, शावर आ रहा है, हमारा शावर समझो नए भाषा में, तो फव्वारा बहुत इजी हो गया, सबके बाथरूम में शावर है, दैट इज ओनली परिषेक। अब कहाँ पे आते हैं, अवगाहर मतलब, अवगाह टब देखा है, अगर हॉस्पिटल में देखा हो, यूज नहीं हो रहा, लेकिन अवगाह टब होगा जरूर, जाके देखना। अवगाह टब है एक बाथ टब, आयुर्वेदिक बाथटब, आयुर्वेदिक स्पा के लिए भी जो वीडियोस आते हैं ना, वो ये है। अवगाह में वातनाशक द्रव्य, तेल, मांस, रस, अधिकतर तो क्वाथ ही रहता है ना, वो उबाल कर गरम गरम डाल देते, उसमें बोल देते भाई बैठ जाओ। भाव प्रकाश में इसका है ना अंदर, ये देखो आओ, है ना, इसमें 1 2 3 4 5 6 छठवें नंबर श्लोक में भाव प्रकाश ने बताया है कि नौका में इस तरह मनुष्य को बैठाना चाहिए कि उसकी नाभि के 6 अंगुल ऊपर तक का भाग क्वाथ आदि में डूबा है। उसने बोला ठीक है बाथटब में बैठो, लेकिन इतना तो बैठो, और इसका टाइम भी लिखो, 4 मुहूर्त तक उसने बोला बैठे रहो।
अब पूरा आज एक दिन तो इतना अच्छा रिलैक्सेशन मिलेगा। अब ये कहाँ मिलेगा? तो ये देखो, सेकंड लास्ट लाइन है विमर्श की, 4 मुहूर्त तक बताई है, अथवा आरोग्य प्राप्ति की स्थिति ना आ जाए तब तक अवगाहन करने चाहिए। वहां प्रकाश ने 2 इंपॉर्टेंट चीज बोली, एक तो नाभि के ऊपर तक आना है, 4 अंगुल, 6 अंगुल ऊपर तक नाभि के। दूसरा कि उसका टाइम क्या बता दिया, 4 मुहूर्त, और या तो जब तक रोग शांति ना हो जाए तब तक। समझ में आया? संकर क्या है? पिंड स्वेद है। पस्तर इज बिस्तर, ठीक है। नाड़ी स्वेद हॉस्पिटल में जाके देखना है। परिषेक क्या होता है? बाथरूम में शावर है। अवगाह क्या होता है? हमारा बाथ टब है। जनताक की बात आती है, भाई जनताक से उस टाइम का मतलब सबसे अच्छा स्वेदन मान लो तुम, कि उसको एक ही स्पेसिफिक ऋतु में कर सकते, हेमंत ऋतु के बाद तुम कभी नहीं कर सकते। इतना ठंडी होनी चाहिए कि जनताक स्वेदन का इंसान बाहर सहन कर सके। और उसका डायमीटर भी बता दिया कि 16 × 16 × 16, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 16 16, और अरितनी होनी चाहिए, ठीक है। और जलाशय, उस अब उससे निकलेगा इंसान, उससे जैसे स्वेदन करा के निकलेगा, तो उसको भाई जलाशय होना चाहिए उसके, या दक्षिण में रख दो या पश्चिम के, वो भी ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, 8 अरत्नी की दूरी होनी चाहिए। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्वेदन ऑफ दैट टाइम, ठीक है। 7 से 8 अरत्नी दूर होना चाहिए, ठीक है। उसका दक्षिण पश्चिम मिल तो रहा है ना। श्लोका नंबर देखो, पूर्व उत्तर में उसका उसका खुद का भी तो गेट बनाएंगे अब जनताक्षवेद का, तो पूर्व और उत्तर में उसका दिशा, मतलब उसका गेट रहेगा, उसका मुख्य द्वार रहेगा। सेकेंड लाइन में आएंगे दक्षिण पश्चिम में उसका, दक्षिण और पश्चिम में क्या होना चाहिए? जलाशय होना चाहिए। कितनी दूरी पर? 7 8 व अर्थनीक की दूरी पर उसका जो होना चाहिए, हमारा जलाशय होना चाहिए। उसका डायमीटर मैंने आपको पहले बता दिया, 16 × 16 कर लो, हर चीज 16 16 16, ये हो जाएगा हमारा जनताक्षर। जितना क्वेश्चन आता है उतना हम पढ़ेंगे। जनताक्षर बनाने तो भी कोई नहीं जाएगा, हमारा पंचम सेंटर में बहुत अच्छा स्नेह स्वेदन हो जाता है। करशु स्वेद, करशु पे आओ। इसमें बोला 4 पाई का बिस्तर लेंगे और उसके नीचे क्या करेंगे? गड्ढा करेंगे, और ऊपर धूम रहित अंगार। जैसे कि अगर आप थोड़े बहुत गांव में गए हो, तो अगर ठंडी रहती है ना वहाँ, तो वहाँ रूम हीटर नहीं चलते। वहाँ क्या करते हैं कि एक तसला, अगर आप समझ रहे हो टब, तसले में आग ही करेंगे, है ना, और उसको गर्म कर लेंगे। और गर्म करने के बाद क्या करेंगे? जब वो धुआं रेड से रेड 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 हॉट हो जाता है ना, तब हम उसको डाल देंगे हमारी खटिया। खटिया में अंदर जाएगी ना, खटिया के नीचे या 4 पाई के नीचे धूम रहित अंगार को डाल देंगे। दैट इज ओनली कर्फ्यू स्वेद, ठीक है। कर्फ्यू स्वेद समझ में आया? इमेजिन किया मैंने क्या बोला, ठीक है। वो कर्फ्यू स्वेद हो जाएगा हमारा। कर्फ्यू स्वेद इज माय फेवरेट, ठीक है। अश्मग्न स्वेद मतलब स्टोन। बस क्या करना है इसमें, आपको पत्थर गर्म करना है, उस पर सुला देना है। चयन करते हैं मनुष्य की जितनी लंबाई चौड़ाई होती है, उतनी ही लंबाई चौड़ाई एक मोटी दृढ़ समतल पत्थर की पट्टी लेकर उस पर वात नाशक खदिर आदि की लकड़ी जलाकर गर्म करें। समझ में आया? क्या करना है, जितना जितने पार्ट का हमें उसका छेदन कराना है, पत्थर लेना है, उस पे अब तुम कुछ भी तो नहीं जला दोगे। क्या जलाओगे? कि वात नाशक जो द्रव्य होते हैं उसको जलाओगे, जिससे कि क्या हो जाए, उससे वो पर्टिकुलर जो तत्व होते हैं वो एक तो गर्म हो जाए, पहली बात। दूसरी बात कि वो गर्म हो जाएंगे तो वात नाशक द्रव्य से गर्म हुए हैं वो। कूटी श्वेत पे आओ। कूटी श्वेत के आगे लिख दो सबसे पहली चीज कि रूक्षतम स्वेद होता है, ठीक है। कुटी में एक कैबिन बनाना है, उससे भी छोटा बनाना है जितना जनताक श्वेत के लिए। छोटी वर्तकुल मतलब तुम्हें सब गोल आकार की। और इसमें क्या करना है? झरोखे ना होना चाहिए, कोई भी खिड़की नहीं होनी चाहिए इसमें। पहला तो मार्क करो, वर्ताकुल मतलब गोल होना चाहिए। दूसरी हसंतिका, कुटी पे हसंतिका, खिड़की झरोखे नहीं होने चाहिए। तीसरी चीज होगा हसंतिका की अग्नि से, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे भू, जमीन गर्म करनी है, ठीक है। कुंभी, कुंभी में आपको कैसे समझाऊं मैं कुंभी को? कुंभी स्वेद ऐसा समझना है, एक बिस्तर लिया आपने, बिस्तर के नीचे का ही काम होता है। बिस्तर में क्या करना है? घड़ा लेना है। घड़े में क्या होना चाहिए? वात नाशक द्रव्य होने चाहिए। वो आधा या 1/4 आपको, 1/3 आपको रखना है। उसको रख दिया आपने, भर दिया वात नाशक द्रव्यों का क्वाथ को एडजस्ट कर दिया, उसको थोड़ा सा जमीन के अंदर गाड़ दिया स्टेबिलिटी के लिए, है ना। उसके ऊपर इंसान को बिठा दिया, ज्यादा मोटा बिस्तर नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या किया? कोई भी चीज गर्म है, या रेड हॉट आयरन ले लो, या पत्थर कोई बहुत गर्म कर दो और उसको डाल दो। कहाँ डालोगे? घड़े के अंदर। तो वो जैसी गरम गरम चीज जाएगी तो ऐसा भाप निकलेगी उसमें, जो भाप रहेगी वो वातनाशक द्रव्यों की रहेगी, तो वही हो जाएगा उसका हॉट स्वीडेशन।
कूप की विधि, अब तो वैसे इसमें से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर भी समझना हमारे लिए जरूरी है कि क्या कूप होता है, क्या कुपी है, क्या कुंडी है। आई होप बहुत इजी वे में मैं आपको समझा दे रही हूँ। दोनों के घड़ों में अंतर होता है ना, इस घड़े में ही अंतर है हमारा। अब आते हैं मेन होलाक स्वेद, अंडर बेड स्वीडेशन दे रहे हैं इसमें। धीतिका वर्ड जो यहाँ दिया है ना, धीतिका वर्ड, धीतिका वर्ड से एक बार क्वेश्चन आया है कि धीतिका वर्ड, धीतिका किसमें होता है, तो धीतिका हमारा हुलाक शेद में होता है। देखो चीजें हमें पहचाननी आनी चाहिए। तो हाथी, घोड़ा, गाय, गधा, ऊंट, ये घोड़े की जो लीद और गोबर से बनी हुई एक चौड़ी लंबी तैयार करनी, या जो घटे के नीचे रखी जा सके ऐसा खाट बनाना, उस पर शयन कराना है। ठीक है, इन सब की लेना है पॉटी, नॉर्मल भाषा में अगर आपको समझा, इन सब की लेना है, उसको जलाना है, जब वो धुआं रहित हो जाए तो बिस्तर खाट के अंदर डाल देना, दैट्स इट। बस यही समझना है इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला था 13 हम साग्नि पढ़ेंगे, 10 हम निराग्नि पढ़ेंगे, तो इसका भी श्लोक याद कर लो। ऐसा पढ़ना है कि श्लोक याद हो जाए। ठीक है, पहली चीज देखो, हम कैसे कैसे हमारे शरीर से पसीना निकाल सकते हैं। एक तो व्यायाम करते, एक्सरसाइज करते, तब पसीना निकालते हैं। गरम घर में रहेंगे, नो फैन नो नथिंग, गरम गरम हवा आएगी आपको, तो आप उष्ण ग्रह में रहोगे तो वो निकल जाएगा। मोटे मोटे कपड़े पहन लो, कंबल पहन लो, जो जब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगता कि भारी कंबल ओढ़ लेने से हमें पसीना आने लग जाता है, जैसे बुखार में करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेगी, अगर आपको भूख लगती, भूख के मारे इंसान की दम निकल जाता है तो भूख हो जाएगा। और एक क्या हो जाएगा आपका, बहुपान, मद्यपान या उष्ण द्रव्यों का आप अधिक पान करते हैं, तब भय, जब आपको डर लग रहा हो, बोलते हैं ना डर में पसीने छूट गए, तो वो हो जाएगा आपका डर। तीसरी चीज आपकी क्या हो जाएगी, डर हो गया। पसीना, जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं तब भी हमें बहुत पसीना आने लगता है, सिर पे पूरा पसीना पसीना हो जाता है। उपनाह, वर्ड उपनाह पे एम्फसाइज करेंगे क्योंकि इसे दोनों में माना है आचार्य सुश्रुत ने। एक तो उनने साग्नि में भी मान लिया, निरग्नि में भी मान लिया। ठीक है, जब हम युद्ध करने जाते हैं, किसी से लड़ते हैं, तो पसीना पसीना नहीं हो जाते हैं, और आता धूप में बैठेंगे तो आराम से हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे अग्नि श्वेद हो जाएंगे। निरग्नि हो गए, साग्नि हो गए। अब साग्नि हमने यहाँ 10, निरग्नि हमने यहाँ 10 पढ़े, लेकिन सुश्रुत ने कितने माने वो भी लिख लो, 8 माने। ये हमारा पारिक का पॉइंट हो जाता है। अब आओ श्लोक उपसंहार में। यहाँ पर इसने बोला, पहले तो 2 तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया श्लोका नंबर 65 में, कि एक होते हैं स और एक होते हैं निर। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या लिखा है कि एक तो मैंने आपको बता दिया, एक एकांग होते हैं, एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे करा दिया, और एक सर्वांग, पूरा प्रस्तर जनता, जो पूरा इंसान भरा हुआ है जिसके अंदर पिंड पिंड स्वेदता हम एक ही जगह कर रहे हैं जहाँ हमें आइडियल जरूरत है। और दूसरा तरीके का क्लासिफिकेशन हो गया, स्निग्ध दो रूप, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। इस तरीके से यहाँ त्रिविध द्वंद पढ़े थे। तीन त्रिविध यानी 3, द्वंद मतलब पेयर, तो हमने यहाँ पर 3 प्रकार के द्वंद पढ़ लिए। ठीक है, और व्यायाम में निषेध, मतलब स्वेदन कहाँ निषेध रहता है, तो स्निग्ध पुरुष को स्वेदन की क्रिया कब करानी चाहिए, कब नहीं करानी चाहिए। तो एक क्वेश्चन है कि किस दिन, मतलब उसी दिन कराना चाहिए उसको स्वेदन, नहीं कराना चाहिए उस दिन, व्यायाम नहीं कराना चाहिए जिस दिन उसको सम्यक स्वेदन व्यक्ति को, उस दिन जिस दिन उसको पथ्य भोजन कराना बनाना सब चाहिए, लेकिन उस दिन उसको व्यायाम नहीं कराना चाहिए। ठीक है, सेम चीज ये त्रयोदश तन 6, ये सारी चीजें लिखी हुई है। इसके सिवाय एक्स्ट्रा हमने जो सारी चीजें थी देख ली है। अब एक ये पॉइंट आता है सुश्रुत में कि कब स्वेदन का वर्णन पूर्व में है, कब पश्चात में है, कब पूर्व पश्चात दोनों में है। तो ये पॉइंट हमारा गोविंद पारिक का भी आता है। देखो पूर्व में कब कराएंगे, जब हमें संशोधन कराना हो, नस्य बस्ती कराना हो, तब हम पूर्व में स्वेदन कराएंगे। पश्चात में कब कराना हो, जब हमारी सुप्रजाता हो जाती है, किसी मूढ़ गर्भ के उपद्रव हो जाते हैं, या अभी अभी उसका शल्य अपहत कराया हो, तब उसको बाद में कराते हैं। पूर्व पश्चात दोनों कौन से रोगों में कराते हैं, वो कराते हैं अश्मरी, भगंदर और अर्श में। ठीक है, ऐसे रोगों में करते हैं। देखो सूतिका अगर बोले जाएगा तो सूतिका में स्वेदन निषेध रहता है। तरीके से हमारा बहुत अच्छे से चैप्टर नंबर 14 हो गया, इंपॉर्टेंट था। चैप्टर नंबर 15 में हम बाकी सारे स्नेहन स्वेदन हो गया, तो अब मेन कर्म की तरफ चलते हैं, और अच्छे से पढ़ते रहो, सारी चीजें साथ में रिलेट के पढ़ो। किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है हमेशा पूछो, और स्टडी विथ मी एंड सब्सक्राइब आयुर प्रेरणा अगर अभी तक नहीं किया। वैसे आई नो कर लिया होगा, अच्छा पढ़ा रही हूँ मैं।